Law. नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जेवर पर, सियासी तेवर। आसमान में तपता सूरज और जमीन पर तपती सियासत। तपिश भी ऐसी कि तरकश के सारे तीर छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता अपने इलेक्शन कैंपेन में जनता से कहते नजर आए कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी, जनता को इसके बाद वोट देने का अधिकार नहीं होगा। कांग्रेस में राहुल, खड़गे, प्रियंका सबने इसे तुरप का इक्का माना, लेकिन बीजेपी के पास तो कई ब्रह्मास्त्र हैं और फिर पीएम के ब्रह्मास्त्र ने यूपी के सियासत को और गर्म कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को कोट किया और बात जेवर संपत्ति पर आ गई। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने कहा, देश की संपत्ति को लूटने को का अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाली कांग्रेस की नजर अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। चुनावी मौसम में तो ये बात जैसे यूपी में विपक्ष के कैंपेन की हवा निकालने आई। उसके बाद कांग्रेस के दिल्ली से लेकर यूपी तक के नेता अपने मैनिफेस्टो की कॉपी लेकर घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही देश की जनता को लूटा है, तोड़ने का काम किया है। दादा से लेकर पोता तक सबने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन आज तक गरीबी या गरीब जनता के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब सरकारी योजनाओं पर डकैती डाली जाती थी, ये योगी जी कह रहे हैं। गरीबों के राशन को लूटा जाता था। हमारी सरकार ने जनता को मुफ्त आवास दिया। राशन की बात उन्होंने कही, आयुष्मान सुविधा से इलाज की बात उन्होंने कही, शौचालय बनवाने की बात उन्होंने कही कि उनकी सरकार ने किया। आजादी के बाद से पिछले 10 साल में जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर पहली बार काम हुआ, ये उन्होंने कहा। जब यूपी की सरकार थी और मैडम सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तब आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किसके इशारे पर यह कहा था, यहां ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा, यह किसके इशारे पर कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। जनता इंडी गठबंधन के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि उनकी नजर महिलाओं के जेवर और जनता की संपत्ति पर है। तो आज का यह मुद्दा बताता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर उबाल आया है और खासतौर पर देश के मुद्दों को लेकर अगर हम यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया और यह बताया कि याद कीजिए मनमोहन जी के उस बयान को, और इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे से जुड़ी हुई हमारे पास है, वो देख लीजिए। उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। गरीबी हटाओ, ये 1970 के दशक में कांग्रेस ने नारा देश को दिया। गरीबी कभी हट नहीं पाई। कांग्रेस 6 दशक तक इस देश के अंदर, 6 दशक से अधिक समय तक उन्होंने देश के अंदर शासन किया और इन 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। देखिए, यह एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। ये लोग गरीबी तो नहीं हटा पाए, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से मकान बनाए हैं, जमीन का प्लॉट लिया है, माताओं ने, बहनों ने अपने लिए जेवर बनाए हैं, कांग्रेस की कुदृष्टि अब उस पर पड़ी हुई है। बहन बेटियों की, माताओं की स्वयं की संपत्ति पर, और किसी ने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से जो संपत्ति अर्जित की है, उस पर अब ये लोग डकैती डालने की कुछ चेष्टा का प्रयास कर रहे हैं। कि वो पार्टी जो 10 साल से केंद्र की सत्ता में है, 7 साल से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और तमाम राज्यों में सत्ता में है, इसके बावजूद वो पिछली सरकारों के ऊपर दोषारोपण करते हैं अपनी नाकामियों का। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास अपना गिनाया हुआ एक काम नहीं है। उन्होंने देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे जीवन जीने पे मजबूर कर रखा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को धरातल पे उतर के जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जनता पार्टी की सरकार लूट और झूठ की सरकार है। पहला झूठ तो यही पकड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति पर जो संसाधन है उस पर पहला हक किसी खास समुदाय का है, जबकि मनमोहन सिंह का वो भाषण यूट्यूब पर मौजूद है, उसको सुन लेना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि उस पर अति पिछड़े वर्ग का, दलित का, एससी का, एसटी का और महिलाओं का पहला हक है,
और अल्पसंख्यकों का भी है। और अल्पसंख्यकों का मतलब अल्पसंख्यक बहुत तरह के हैं देश में, सबके हक के बारे में बात की गई, तो उन्होंने बाकी लाइन काट दी, उसमें एक टुकड़ा पकड़ लिया जिनको सूट करता है। इतना बड़ा झूठ बोलना, कम से कम योगी जी तो संत भी हैं, एक धर्म गुरु भी हैं, वो एक खास संप्रदाय के, कम से कम उनको शोभा नहीं देता कि वो असत्य बोले। देश के प्रधानमंत्री जब रहे तो शर्मनाक बयान उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दिया था। ये बयान अभी आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, तमाम सारे यूट्यूब से लेकर के और तमाम सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर उनका यह बयान अभी भी मौजूद है। कांग्रेस पार्टी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती है। ये सच है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के संसाधनों पर पहला हक विशेषकर मुसलमानों का बताने का काम किया था, और ये केवल कहा नहीं था बल्कि अलग अलग उनके तमाम योजनाओं में, उनके कार्यक्रमों में, उनकी नीतियों में ये परिलक्षित होता रहा है। मजहबी तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी की पुरानी परिपाटी रही है। तो 24 की लड़ाई दूसरे चरण में संपत्ति, मंगलसूत्र, गहनों पर आई। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे और भी समझने की कोशिश होगी इन बयानों के क्या मायने और इससे कितना इम्पैक्ट होगा इलेक्शन में। दीपक सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक जी स्वागत। आजम खान जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हो आजम जी। राजेंद्र सागर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी आपका भी स्वागत। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। सर 2006 में 9 दिसंबर 2006 को ये बयान मनमोहन साहब ने दिया था जो पब्लिक डोमेन में है, हाँ, और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था उसके दूसरे दिन ही या उसी दिन करीब दोपहर में अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सर्वे की बात राहुल गांधी जी ने कही थी। लेकिन कांग्रेस को भी अंदाजा नहीं होगा कि शायद वो जहां तक संविधान को खत्म कर देगी बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वोट देने का आपको अधिकार नहीं होगा, वहां से लड़ाई चली और अब ये जो मंगलसूत्र तक पहुंची है ये सीधे तौर पर महिलाओं की तरफ आधी आबादी को किसी तरह से साधने की कोशिश है या उन्हें समझाने की कोशिश है कि आप आए तो क्या लाएंगे, क्या बताएंगे सर त्रिपाठी जी? देखिए पारुल जी, चुनाव की गर्मी धीमे धीमे बढ़ती जा रही है और ये राजनीतिक दलों के नेता ये देखते हैं कि हम कौन से क्षेत्र में जनसभा हो रही है, वहां का मतदाता किस तरह का है, उसी हिसाब से इन लोगों की प्लानिंग होती है। और जो ये बयान देते हैं वो बड़े कभी सेंसिटिव होते हैं, कभी अग्रेसिव होते हैं, कभी आक्रामक होते हैं। तो वो ये देखते हैं कि किससे हम क्या बोलेंगे तो उससे मतदाता कितना प्रभावित होगा, वो खबर बनेगी कि नहीं बनेगी, उस क्षेत्र में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो बयानबाजी हो रही है ये उसी को लेकर के ये लोग बयान दे रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को अपनी तरफ हम मोड़े, हम बता सके कि वो फलाना दूसरा जो पक्ष है या विपक्ष के जो लोग हैं वो आपके साथ किस तरह से पेश आएंगे। तो ये जो राजनीति में ये सब बहुत आम होती जा रही है और इस तरह से आक्रामक हो रहा है चुनाव की, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे विकास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ मंगल सूत्र की बात हो रही है, यहाँ पे कि फलाने ने क्या नेता ने बयान दिए थे वो निकाल के देखिए। अगर पुराने बयानों को निकालिए तो बहुत कुछ लोगों की राजनीतिक दलों की जो पोलें खुल जाएंगी कि क्या करते थे, लेकिन पिछली बातों को हम उसमें लाने से कोई मतलब नहीं। हम आगे क्या करना है, हमको जो बेरोजगारी है, जो रोजगार कैसे उपलब्ध कराने हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हैं हम उनको कैसे चालू करेंगे, या जो नई योजनाएं क्या है हम उससे बात करें। त्रिपाठी जी आपका तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई चुनाव हुआ कि पर्टिकुलर एक बयान पर ठहर कर ना निकला हो? कहीं ना कहीं हमने देखा पिछले बार राष्ट्रवाद के मुद्दे हावी थे और फिर उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा भी इंक्लूड था, इस बार राम मंदिर बन गया है वो मुद्दा इंक्लूड है और उसके बाद अब ये मंगलसूत्र को छोड़ दिया गया। तो ये किस तरह से जनता के जहन में जाने वाला है? जी पारुल जी, मैंने यही कहा कि जो नेता जब देखते हैं कि मेरी जनसभा कहाँ है, उस जनसभा जहाँ पे है वहाँ का क्षेत्र के जो मतदाता है क्षेत्र में लिखा है मुद्दों का नाम, कुछ ऐसे पढ़िए ऐसे। हाँ, तो जहाँ जाइए वहाँ के मुद्दे तैयार कर लीजिए, बिल्कुल। लेकिन एक पूरा परसेप्शन बनाने की अगर कोशिश है और इसे लेकर बीजेपी आगे जा रही है दीपक जी, तो ये जाहिर सी बात है, एक तो ये समझा जाए कि या तो ये लोग महिलाओं को डराने की कोशिश है कि भाई आपका मंगलसूत्र भी छिन जाएगा, दूसरा कि महिलाओं को ये समझाने की कोशिश है कि आप जिन्हें चुन रहे हैं उनसे बचकर रहिए, आपका मंगलसूत्र सलामत रखिए, तीसरा ये कि महिला वोटर्स को आप साधने के तमाम प्रयास कर रहे हैं और उसमें एक और आपने पैंतरा जोड़ दिया है। कैसे समझे इसे? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर उस सरकार के रहते हुए उस जनता को देने का क्या कार्य किया गया? 2.5 करोड़ लोगों को बिजली से अंधेरे में रखना के कार्य किया गया, 10 करोड़ लोगों तक घर से चूल्हा और गैस चूल्हे पर ही खाना बनता रहा, और जो भी सरकारी व्यवस्था दी तो उसमें घोटाले, भ्रष्टाचार,
और जितने लगातार देने का कार्य किया। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी मैं एक भाई सुन रहा था, उन्होंने कहा 10 वर्ष में क्या किया, और भाई ने खुद उस बात पर जोड़ा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त देने का कार्य किया और 80 करोड़ लोगों को राशन से जोड़ने का काम किया। और जो योजनाएं हैं, जो लाभान्वित है, देखिए आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता परसेप्शन के साथ, परसेप्शन क्या है कि इतने वर्षों के कार्यकाल में जो सत्ता में रहे लोग थे, वो कितनी जनता को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा, या अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, या उसी जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार में लिप्त रखने का काम किया। और लगातार 10 वर्षों तक, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे 8 करोड़ लोगों को गरीब आवास से जोड़ने की बात हो, चाहे 7 करोड़ लोगों को आयुष्मान आपको अपने काम पर, अपनी योजनाओं पर विश्वास है। लगातार योगी जी भी यही कह रहे थे कि हम जनता के बीच आवास को लेकर, शौचालय को लेकर, राशन को लेकर, तो ये इन सारी चीजों को लेकर कैंपेन में ये सारी बातें करने का क्या औचित्य है? देखिए, जब जनता के बीच में जाते हैं तो अपनी योजना के साथ साथ जो किए गए कार्य सरकार के थे, और जो लोग आज जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उनको जवाब दे रही है कि आपके पिछले कार्यकाल को उठा करके देखिए कि ये जवाब आपका था, और उस बात को जनता तक पहुंचाने का काम है। मंगलसूत्र वाली बात तो ना किसी कैंपेन से उठकर आई, ना किसी पुराने बयान से उठकर आई। मंगलसूत्र कहां से आया? यही तो पूछ रहा है ना विपक्ष आपसे, कि उन्होंने तो ना मैनिफेस्टो में ये बात रखी, ना बयानों में कहीं है। देखिए, जो जनता के मूलभूत अधिकार थे, जब सत्ता में रहकर जो योजना जनता तक पहुंचनी चाहिए थी, तो उनकी सुविधाएं थी, वो नहीं पहुंचाने का कार्य किया गया। आप प्रधानमंत्री जी को सीरियसली सुनते नहीं है फिर दीपक जी? आप बता ही नहीं पा रहे कि उन्होंने मंगलसूत्र वाली बात क्यों छेड़ी? देखिए, लगातार जो बातें हैं, जो लोगों की सुविधाएं थी, उसी की बात है ना। जो मंगलसूत्र की बात आप कह रहे हैं, जो लोगों को डर है, जो लगातार जो उनकी सुविधाएं थी, जो उनके अधिकार थे, जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, उनको मिली नहीं। ये सुविधाओं से मुद्दा जुड़ा ही नहीं होता, इसलिए मैंने कहा पीएम साहब को सुनते नहीं है शायद। ये बात वहां से शुरू हुई थी जहां उन्होंने कहा था कि दूसरों को बांट देंगे, घुसपैठियों को बांट देंगे, उसके बाद ये मंगलसूत्र शुरू हुआ था। लीजिए मैं ही बता देती हूँ आपको, आप शायद भूल रहे हो। लौट रही हूँ, अब रुक जाइए, थोड़ा सा याद कीजिए और बयान को याद कीजिए और फिर हमें बताइए। लौट रही हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ जा रही हूँ। मैनिफेस्टो जारी हुआ और ये आप लोगों की तरफ से मैनिफेस्टो में बार बार दिखाया जा रहा है कि हमने कब कहा। मैंने आपको शुरुआती दौर में अपनी डिबेट के बता दिया कि 2006 में मनमोहन साहब का बयान और फिर घोषणा पत्र के बाद राहुल जी का बयान। क्या कहेंगे संपत्ति को लेकर? देखिए पारुल जी, कहिए। पारुल जी, हमारा बहुत स्पष्ट घोषणा पत्र है और आज तक जिस चुनाव में भी जो भी घोषणा पत्र जारी किया उस पर पूरी तरीके से काम किया है। हम बीजेपी की तरह नहीं है, जो बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, वो आज तक किसी को नहीं मिला। 2 करोड़ क्या, 2 लाख देने वो आज तक बता दीजिए किसी के खाते में करते ये सब जुमला है। ये सोचिए अभी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, मैं वापस कनेक्ट करवा रही हूँ आपको, रुक जाइए। रविंद्र जी, आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं लौट रही हूँ। आजम जी, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चली वहां जाहिर सी बात है गठबंधन में है तो साथ तो देंगे, लेकिन फिर मैनिफेस्टो भी दूसरा लेकर आएंगे। अब मैनिफेस्टो से तर मैंने आपको बताया, जो संबोधन राहुल गांधी जी का भी था उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सर्वे की बात उन्होंने कही थी और 2006 का भी जिक्र हम कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र हम कर चुके हैं। सवाल ये है कि सीधे तौर पर बीजेपी जानती है कि 2014 में 26 करोड़ महिला वोटर्स ने वोट किया, 2019 में यह आंकड़ा बढ़ के 29 करोड़ 36% हो गया और अभी भी ये बढ़ना चाहिए, इसलिए भी कोशिश है। और आपके पास इसका कोई इलाज? जी अनम्यूट कीजिए सर आपका डिवाइस। पारुल जी, प्रथम चरण के बाद शायद भाजपा को ये एहसास हो गया है कि वो लड़ाई में कहीं पिछड़ रही है, तो इसलिए अपने मूल मुद्दे जो बेरोजगारी है और किसानों के मुद्दे हैं और महंगाई है, इन सब मुद्दों से वो पीछे हटके सांप्रदायिकता के मुद्दे पे वापस आ गई है। ये उसका कोर मुद्दा है, सांप्रदायिकता। और आखिर बताइए, भाजपा के प्रवक्ता से आप पूछिए कि जो इम्पीचमेंट तुष्टीकरण की बात ये करते हैं, तो मुस्लिम समाज की तरक्की किन पैरामीटर्स पे हुई? 1947 में जो मुस्लिम समाज का स्टेटस था और 2024 में है, क्या किसी भी पैरामीटर पे वो
बढ़ा, शायद नहीं बढ़ा, क्योंकि जो 2 कमेटियों की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशंस है, वो ये कहती है कि मुस्लिम समाज का कोई वो नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई। जिसका मतलब भाजपा सिर्फ मुस्लिम का एक वो भय दिखा के बहुसंख्यक समाज को कंट्रोल करना चाहती है और कहना चाहती है कि हम आपके हितैषी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकारें रही हैं उन्होंने कानून के हिसाब से काम किया, कानून में जो अधिकार मिले हैं वो उसका पालन किया है। और 2006 में जो मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट का जहां तक सवाल है, अपने स्टेटमेंट के शुरुआती वक्तव्य में उन्होंने कहा है दलितों, पिछड़ों और जो वंचित समाज है उसके साथ साथ उन्होंने माइनॉरिटीज और प्लस स्पेशल मुस्लिम वर्ड यूज किया। तो बताइए, सिर्फ मुस्लिम तो नहीं यूज किया उन्होंने, लेकिन चूंकि भाजपा को मुस्लिम वो क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करने के लिए फेवरेबल सब्जेक्ट है, इसलिए भाजपा उसे उठा रही है। और राहुल गांधी जी जहां तक सवाल है, जो कह रहे हैं वो आर्थिक असमानता को दूर करने की बात कर रहे हैं, न कि किसी की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं। भारत में आर्थिक असमानता कितनी है ये आप और हमसे छिपी हुई नहीं है। आज कुछ चंद पूंजीपतियों के पास भारत की 90% जो है पूंजी है और 10% और जो 90% लोग हैं उनके पास भारत की 10% पूंजी है। तो ये आर्थिक असमानता है, इसे दूर करने की बात हो रही है। ठीक है, दीपक जी जवाब दीजिए, उसके बाद राजेंद्र जी आ रहे हैं। पारुल जी, खान साहब हमारे जो बात मुसलमान भाई की उत्पत्ति की कर रहे हैं, उनकी वृद्धि की कर रहे हैं, मुझे लगता है जिन्होंने करी थी केवल अल्पसंख्यक की बात और कहा था कि देश की संपत्ति पर जो है अल्पसंख्यक का ज्यादा अधिकार है, उनके संसाधनों पर ज्यादा अधिकार है। यहाँ ये नहीं कहा गया, उत्पत्ति की करी गई उस मुस्लिम भाई को आवाज से जोड़ करके, उसको राशन से जोड़ करके, उच्च 80 सड़क की व्यवस्था से जोड़ करके, यहाँ हर किसी बात तो झूठ है ना, जो भाजपा प्रोपेगेंडा फैलाती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का धर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, ये तो प्रोपेगेंडा है ना भाजपा का। आखिर अगर कोई सरकार मुस्लिम समाज पर ध्यान देती तो उस समाज का विकास होना चाहिए था, लेकिन विकास नहीं हुआ। इसका मतलब भाजपा झूठ बोल रही है। उस मुस्लिम भाई को आवाज से जोड़ने का काम किसने किया? उसको जन सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देने का काम किसने किया? उसको राशन की व्यवस्था। आप इस बात का जवाब दीजिए जो भाजपा कहती है। ठीक है, वापस आइए राजेंद्र जी। योगी जी ने अपनी बातों में ये भी जिक्र किया, रुक जाइए, तू मैमे की बहस से बचिए, जनता तक आपकी अच्छे से बात पहुंचे इसका मैं प्रयास करती हूं और आप लोग भी उसमें सहयोग कीजिए। राजेंद्र जी के पास जा रही हूं। राजेंद्र जी, ये भी योगी जी कहते हुए नजर आए कि आप लोगों के समय पर दादा पोते ने कहा कि गरीबी हटाएंगे, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। अपनी बात के साथ इसे भी जोड़ लीजिएगा, कहिए। पारुल जी, सच तो ये है कि ये अब तक हम की आस्था से खेलते आए और हमारी संस्कृति से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये संस्कृति हमारी जो है, जो हमने सूची पहनती है, उनके तहत कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं महसूस करा रहे हैं। राजेंद्र जी का ऑडियो बहुत दिक्कत कर रहा है, प्लीज आप कॉल पे कनेक्ट कर लीजिए या तो राजेंद्र जी को। देखिए, ये जो है इन्होंने जो नोटबंदी की थी उसमें हर महिला का, जो पारिवारिक महिला, घर की महिलाएं थी, उनकी गुल्लकें तोड़वानी, उनके जेवर गहने बिकवा दिए उसमें। और ये बात करते थे जो आज ये हमारी संस्कृति से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मनमोहन सिंह जी वाला जो बयान है उसमें उन्होंने कहा अति पिछड़े, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित और अल्पसंख्यक में जैन, बौद्ध, ईसाई सभी अल्पसंख्यक आते हैं, लेकिन इनको तो केवल मुद्दों से ध्यान भटका। आज जब पूरे मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कांग्रेस नहीं कर रही थी, कांग्रेस भी तो यही कर रही थी कि संविधान खत्म हो जाएगा बीजेपी का अगर इस बार चुन लिया तो, अगर इस बार कांग्रेस को नहीं चुना तो आपको अगली बार वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये भी तो आप लोग भी तो एजेंडा क्रिएट कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे? पारुल जी, ये कांग्रेस नहीं कर रही है, ये इनके सांसद, इनके मंत्री कह रहे हैं कि अगर हम 400 पार चलेगा
तो हम जो है संविधान को जो है खत्म करके नया संविधान लागू करेंगे। ये इनके सांसद है और त्रिपाठी जी, सांसद और मंत्री है। बयानों क्षेत्र के हिसाब से मुद्दे चयन किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर अगर पीएम बोले तो उसका असर देश में नहीं होगा। सवाल ये कि ऐसे बयान जब दिए जाएं कांग्रेस की तरफ से भी, तो क्या ये मुमकिन है कि देश में किसी की भी सरकार हो और संविधान को छेड़ा जा सके? अगर 400 सीटें आ गई तो क्या संविधान खत्म हो जाएगा? बीजेपी की अगर 400 सीटें आ गई तो आपको तो इतना, आप वरिष्ठ हैं, आपने सारी चीजें देखी हैं, ये ऐसा कभी मुमकिन है क्या? ये जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था इसको लेकर। पारुल जी, ये सब जो बयानबाजी होते हैं ये सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है। ये चुनाव में सिर्फ मतों का प्रतिशत हम अपने कितना ज्यादा बढ़ा लेंगे उस हिसाब से ये बयानबाजी हो रही है कि किस बयान से, किस हमारे लक्ष्यदार भाषण से कितनी बड़ी जनता प्रभावित होकर के मेरे साथ जुड़ जाएगी और मेरे को वोट देगी। ये उस तरह से उस एक कह लीजिए कि एजेंडे के तौर पे ये भाषण तैयार होते हैं और वही भाषण उन क्षेत्रों के हिसाब से। आप देखिए ना, पहले राउंड में जब मतदान हुआ तो वहां की जो वार्ताएं थी, जो रैलियां थी, जो जनसभाएं थी या पदयात्राएं निकली, तो वहां की देखिए बात दूसरी थी। तो धीमे धीमे वहां जो क्षेत्र है, क्षेत्र के हिसाब से जनता की नब्ज टटोलते हैं कि जनता क्या सुनना चाहती है या जनता क्या पसंद करना चाहती है। उस हिसाब से इनके अपने भाषण, अपने बयान बनते हैं और उसी को ही ये लोग अमल पर लाते हैं। तो ये सिर्फ चुनाव तक, ऐसा नहीं कि जैसे उन्होंने कहा 400 पार 400 आ जाएंगे हम संविधान कैसे बदल देंगे? क्या बदल देंगे? क्या किसी को अधिकार दे देंगे? भाई जैसे अभी भाजपा ने कहा था पिछली बार कि सबका साथ सबका विकास, मैं कहता हूं कि क्या नुकसान किया भाई? अगर उनका राशन का मामला देख लीजिए योजना, तो क्या उसमें कोई ऐसा समाज बताए जिसको राशन नहीं मिल रहा हो? सिर्फ भाजपा की योजनाओं पर भी क्या सर बयान भारी पड़ जाते हैं? बीजेपी अपनी योजनाओं का भी बखान कर सकती है। नहीं, देखिए वो बयान उनको ये मालूम है नेताओं को अच्छी तरह से कि जो हम बयान दे रहे हैं उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। उनको ये मालूम है कि राशन का हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि जो राशन की बात नहीं करते, आवास की बात नहीं करते, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों को छेड़ देते हैं कि वो सुर्खियां हो जाती हैं और फिर ये कहिए कि ट्रेंड होने लगती हैं। मैं आ रही हूँ वापस दीपक जी आपके पास। और जैसे कि कहा अभी आलोक जी ने कि वोटर वर्ग देखकर बयानों के जो सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं, वो तय किए जाते, कुछ शब्द भी उसी हिसाब से डाल दिए जाते हैं। ऐसा है क्या सर? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी तो जो भी चुनाव में अपनी योजनाओं और जनता के बीच में अपनी योजनाओं के विषय को लेकर के जाते हैं और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय योजनाएं हैं, उनकी चर्चा भी जनता के सामने रखते हैं। मगर मैं राजेंद्र भाई की बात, अभी राजेंद्र भाई करके संस्कृति और सभ्यता की बात को खत्म कर रहे हैं। अरे भैया, जब राम मंदिर बन रहा था तब संस्कृति सभ्यता कहाँ चली गई थी? और पारुल जी, यह भी याद रहता है जब नवरात्रि का माह होता है तब नवरात्रि के लिए किसी परिवार में नहीं जाते हैं, जब रोजा इख्तियार करने के लिए बड़े बड़े लोग जाते हैं। तब कौन मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करता है, तब कौन जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात करता है। हमारे भाई संविधान की चर्चा कर रहे हैं। शॉर्ट में कहिएगा। याद कीजिए 80 उत्तर प्रदेश में चुनाव में कौन देता है? इनके जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं 80 का चुनाव है। ये इनके पास आज कुछ विजन नहीं है, उनके पास उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये केवल को भटकाने की राजनीति। ठीक है, समय थोड़ा सा कम। ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इनके चुनाव रोकना चाहते हैं, लेकिन आज देश की जनता, युवा, महिला, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित समझ चुका है कि बीजेपी जो है कुछ करने वाली नहीं है। इन्होंने 10 साल ऐसे ही यूपी की धरा पर अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो यूपी पर तो इसका सीधा असर पड़ेगा ही, और फिर दूसरे चरण में कहां इसका असर पड़ने वाला है, वोटर्स पर सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है आजम साहब। और अभी जो बयान आता है, क्योंकि कांग्रेस का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, 17 सीट्स ही दी हैं आपने उनको, तो ज्यादा अगर ये बयान क्लिक कर जाते जनता के ज़हन में, जैसे कि अभी त्रिपाठी जी भी बता रहे थे कि ये बयान माहौल बनाने के लिए भी कुछ होते हैं, देखकर भी होते हैं कि वोटर वर्ग है कौन सा, और अगर माहौल बन जाता है तो बीजेपी की बल्ले बल्ले परेशानी आपके लिए। अरुण जी, जनता के बीच में अभी भी मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आय और किसानों की समस्याएं हैं। और जब विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी की बात होगी तो कांग्रेस से भी पूछा जाएगा ना सर। ये तो सच्ची बात है, जग जाहिर है कि गरीबी हटाओ का नारा लेकर कांग्रेस आई थी। सुनिए,
जब ये कहते हैं 70 साल, तो ये भूल जाते हैं कि 70 सालों में 26-27 साल विपक्ष के हैं, जिसमें 18 साल खुद भाजपा के हैं। तो अफसोस ये है कि अपने ऊपर भी उंगली उठाते हैं, लेकिन वो देखते नहीं है कि उंगली कहाँ जा रही है। जब 75 सालों में 26-27 साल विपक्ष की सरकारें हैं और 18 साल उसमें भाजपा की सरकार है, तो अपने 18 सालों का हिसाब ये नहीं देंगे और कांग्रेस से 70 साल, यानी कांग्रेस से 70 साल राज्य भी नहीं किया है, उससे 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। और दूसरी बात, अगर संविधान इन्हें बदलना नहीं है तो 272 सीटों पे बहुमत, चलिए ये बयान कितना परसेप्शन को सेट करते हैं या जनता को कितना अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दूसरे चरण के साथ बयानबाजियों का जो पारा है वो और भी तेज हो गया है। तपिश सूरज की उतनी तेज नहीं है जितने सियासी जो बयानबाजी है उनके टेम्परेचर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संपत्ति प्रॉपर्टी के साथ अब आई जेवरों की मंगलसूत्र की बारी और ये भी बयानात में आया। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से संविधान खत्म हो जाएगा, वोटर वोट नहीं कर पाएगा, उससे अधिकार ले लिया जाएगा, इस तरह की बयानबाजी हो रही थी, एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संपत्ति को लेकर बयान दिया और मनमोहन जी का एक बयान याद दिला दिया, तो जाहिर सी बात है उसके बाद अपना घोषणा पत्र लेकर कांग्रेस आ गई, दिखाते हुए कांग्रेस घूम रही है कि हमारे घोषणा पत्र में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब कहा यह भी जा रहा है, जो अभी सुजीत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, उन्होंने कहा कि एक माइंडसेट करने के लिए, जनता में भी एक जोश भरने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। वोटर वर्ग को देखकर भी कई बार बयानात सेट होते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो जनता समझदार है, जागरूक है, आप अपनी समझदारी से अपनी सरकार चुनिए और आने वाले समय में, क्योंकि मूलभूत मुद्दे जो हैं उस पर जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मूलभूत मुद्दे जो हैं वो सीधे आपसे ताल्लुक रखते हैं, आपके रसोई से ताल्लुक रखते हैं, आपके बजट से ताल्लुक रखते हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।